atomic structure. Atomic structure, this is the first chapter, and what we need to do in this chapter, again ये बड़ा chapter है, physical chemistry का part है, you know, और इसका वेटेज भी काफी ज्यादा है, मिनिमम 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं यहाँ से। और अच्छी बात है, इसमें बहुत सारी चीजें हम ऐसे कवर करने वाले हैं। अगेन यू नीड टू कवर इन फिजिक्स 12th स्टैंडर्ड, मॉडर्न फिजिक्स, तो दोनों का जो पार्ट मिला लो केमिस्ट्री फिजिक्स का, तो ये मान के चलो 90 क्वेश्चन में से 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ से होने हैं इस चैप्टर से, जो काफी ज्यादा वेटेज है, 3 से 4 क्वेश्चन। या जैसे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक सेपरेट चैप्टर है पूरा फिजिक्स में, मतलब ऐसा नहीं बहुत बड़ा चैप्टर है, वहां पे छोटा है, इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है जो वहां पे एक चैप्टर के फॉर्म में मॉडर्न फिजिक्स में। क्लियर? यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सरे के बारे में देखेंगे, एक्सरे फिजिक्स में फिर पूरा चैप्टर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर मैकेनिकल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देखेंगे जो फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत आएगा। तो काफी कुछ चीजें इस चैप्टर की मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हें मिलने वाली हैं, इसलिए दोनों का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट होने के कारण काफी ज्यादा वेटेज हो जाता है इस चैप्टर का। और चैप्टर भी बड़ा है, लाइक टुडे इज 27th आई थिंक, 27 को हमें चैप्टर स्टार्ट करें, 27 28 को, और ये चैप्टर हमारा चलेगा ऑलमोस्ट 1 महीने मिनिमम चलने वाला है, 28 मई तक हमारा मिनिमम ये चैप्टर चलने वाला है। Yeah. It will take roughly 13-14 lectures to complete this chapter. Okay. तो फोकस देना है, कुछ चीजें नहीं समझ में आए पूछते जाना है। फर्स्ट 2-3 lectures, first 1-2 lectures based on introduction of atomic structure, based on history of atom, कैसे एटम को क्रिएट किया गया, डेवलप किया गया, उसको कैसे, उसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन डिस्कवर की गई। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें ब्रीफ कर देता हूँ स्ट्रक्चर के बारे में। These are the things that we are going to cover in this chapter. Discovery of atom, almost 210 213 years पहले एटम की डिस्कवरी हुई थी। डाल्टन्स एटम, डाल्टन्स थ्योरी, सर डाल्टन ने इसे सजेस्ट किया था, उसे डाल्टन्स थ्योरी कहा जाता है। 1808 के पहले हमें ये नहीं पता था नेचर में एटम एग्जिस्ट करता है। एटम एग्जिस्ट तो कर रहा था बट हमें नहीं पता था we have some particle called atom, you know. Then after discovery of this atom, we got to know about subatomic particles, particles which are present inside the atom. Then electron, proton and neutron was discovered.
1808 में एटम डिस्कवर हुआ, 1808 के बाद ऑलमोस्ट 40-50 इयर्स के बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, उसके कुछ 40-50 इयर्स के बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी, देन 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। सो एटम का पता लगने के बाद भी इट टुक almost 130 years, 125 years to discover subatomic particles like electron, proton and neutron. Yeah? यहाँ तक हमें अभी ये पता लग गया 1932 तक कि चलो ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसमें। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है हाउ टू अरेंज दिस पार्टिकल इन अ गिवन स्ट्रक्चर। मुझे ये तो बता दिया गया कि हमारे एक रूम में एक सोफा सेट होगा, एक टीवी होगी, एक यूनिट होगा, क्रॉकरी यूनिट होगा। अब मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, एक डिजाइनर हूँ, मुझे ये डिजाइन करना है कि इन चीजों को कहाँ कैसे प्लेस किया जाए, कितना रूम का साइज होगा, कितनी रूम की हाइट होगी, विड्थ, लेंथ, कौन सी चीज को कहाँ किस वे में अरेंज किया जाएगा। तो क्या हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड डिफरेंट थ्योरी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ ऐसे प्लेस होंगे, इनका इंटरेक्शन कुछ ऐसा होगा, दे आर मूविंग इन दिस मैनर। So based on their theory, four theory were well accepted. First one, J.J. Thomson's model. It is also called plum pudding model. In 1902 में आया, तब तक हमें ये भी नहीं पता था कि न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी उसके बाद में हुई थी। ऑलमोस्ट सारे मॉडल पहले आ गए थे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी उसके बाद में हुई। अब क्वेश्चन आता है, जब उन्होंने यही नहीं बताया कि न्यूट्रॉन कहाँ पे प्लेस्ड है, so they arrange all these particles. तो उन्होंने न्यूट्रॉन को बाद में प्लेस कर दिया, एटम डिजाइन कर दिया, मैंने रूम को डिजाइन कर दिया और फिर मैंने बताया कि ये डस्टर रूम में कहाँ प्रेजेंट है। मुझे बाद में पता लगा कि ये डस्टर भी बाथरूम में प्रेजेंट है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया रूम में यहाँ पे रखा हो। न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा चीजों में डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है बिकॉज ऑफ न्यूट्रल चार्ज, इसलिए इसको इसकी डिस्कवरी सबसे लास्ट में हुई थी। हमें पता ही नहीं लगा था कि न्यूट्रॉन कोई न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल भी। तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल आ गए जो हमें एटम के अंदर मिले, आउट ऑफ व्हिच two protons and neutrons are present inside the nucleus, electron is present outside the nucleus. There is a nucleus at the center of the atom here which contain whole positive charge of the atom. तो उसे न्यूक्लियस कहा गया। अच्छा, एनी आइडिया, जैसे तीन पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, क्या इसके अलावा भी कुछ और पार्टिकल्स हैं which exist in the atom, जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? Anyone raise your hand? Am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. क्या ऐसे कोई और पार्टिकल हैं जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तीनों के अलावा? अनम्यूट करके बोलना है तुम्हें, जिसको भी आता है। Nucleus. सर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल। नहीं उनका अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, they do not exist inside the atom. Alpha particle is a type of nucleus, it is a nucleus of helium, but वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा। We have neutrino, antineutrino, boson, meson, such kind of particle which exist inside the atom. और पता है ऐसे 1 2 3 10 नहीं, टोटल 38 से भी ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो न्यूक्लियस में, सिर्फ न्यूक्लियस में, एटम तो छोड़ो, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। स्ट्रक्चर हम आज जो वेल एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर एटम का वो है बायोमैकेनिकल मॉडल, 1932 में आया, हम इसे यूज करते हैं आज भी। और इवन लास्ट 10 इयर्स में भी तुम देखोगे ना, कम से कम 3 से 4 सब एटॉमिक पार्टिकल है जिनकी डिस्कवरी। तो क्वेश्चन आता है, जब हमें यही नहीं पता कि उसमें क्या-क्या एग्जिस्ट करते हैं, फिर कैसे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं? बेसिकली दिस आर द फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच गिव्स मैक्सिमम, व्हिच गवर्न्स मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। बाकी सब छोटे-मोटे पार्टिकल हैं जिनसे प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए शायद वो अब तक डिस्कवर भी नहीं हुए और डिस्कवरी चल रही है। मे बी पॉसिबल आज से 40 साल 50 साल में और भी बहुत सारे पार्टिकल डिस्कवर। क्लियर? हो सकता है तुम में से कोई साइंटिस्ट बने, 1 2 पार्टिकल तुम भी डिस्कवर कर दो। चलो, तो कुछ पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, इन्हें स्ट्रक्चराइज किया, 4 मॉडल वेल एक्सेप्टेड थे, बहुत सारे अलग-अलग थ्योरी आई थी, उसमें से 4 थ्योरी वेल एक्सेप्टेड।
जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स एंड बायोमेकेनिकल मॉडल। ये थ्योरी वेल एक्सेप्टेड थ्योरीज थी जो हमें डिटेल में देखना है। ठीक, आयशा का मैसेज था, सर डज दिस चैप्टर कंटेन सेम पोर्शन एज ग्रेड 9 चैप्टर? ग्रेड 9 चैप्टर वैसे 9 to 11 द सिलेबस इज क्वाइट सिमिलर, द ओनली डिफरेंस इज इन 9th स्टैंडर्ड में सीबीएसई की बात करूं, देयर वाज वन बुक ऑफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। यहाँ पे 3 अलग अलग बुक हैं और तीनों बुक उनसे मोटी हैं, मतलब उतना डेप्थ में जाना है, राइट? सो द डिफरेंस इज नाउ वी नीड टू गो इन डेप्थ। 9th में मुझे नहीं पता, ये बायोमेकेनिकल मॉडल तो नहीं आया होगा जहां तक मुझे पता है, और हमें यहाँ पे यही काफी डिटेल में देखना होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक we'll try to finish all this in the first 2 lecture। मतलब इतना पार्ट में पहले 2 लेक्चर में कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद इन दोनों पे मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, फिर इसमें कुछ बीच में सब हेडिंग्स भी आएंगी which is used to explain all these structures, वो भी हमें देखना है। जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। बायोमेकेनिकल मॉडल डिफाइन करने के पहले हमें उसको डी ब्रोगली वेव डिफाइन करना है, हाइजेनबर्ग डिफाइन करना है। सो देयर विल बी सम theories in between that is used to describe this structure, वो भी हमें देखना है। अभी जस्ट मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। क्लियर? होप तुमने लिख लिया होगा। ये ईयर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते ना, मे भी पॉसिबल तुम किसी बुक में पढ़ोगे 1911 की जगह 1907 भी मिल जाए, डजंट मैटर। और अच्छा वेरी भी इसलिए करता है, मे भी पॉसिबल वो साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया 1907, जब उसने अपनी थ्योरी कंक्लूड की और उसे एक्सेप्ट किया गया 1911, इससे अलग अलग बुक्स में अलग अलग तुम्हें ईयर्स मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है 2 4 5 साल का। कॉपी किया है? Yes, sir. समिधा, वैष्णवी, Yes, sir. okay, now the next first heading, Dalton's atomic theory। कुछ बच्चों ने जिन्होंने अर्ली बैच में लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, नो डाउट तुम्हें थोड़ा सा पार्ट होगा, मे बी पॉसिबल कि वो डबल से आए, तो अच्छी बात है, मतलब तुम्हारे लिए रिवीजन हो जाएगा। बाकी मैक्सिमम चीजें इस चैप्टर में फिर नहीं रहे, न्यू रहेगी। मैं स्पेशली फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिन बच्चों ने शायद आज मेरा पहला लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, प्लीज नोट द फॉलोइंग थिंग्स। यू हैव टू मेक प्रॉपर लेक्चर नोट्स, जैसे हम क्लासरूम में अटेंड करते हैं तब बनाते हैं। क्लियर? तुम्हें हर टीचर के, जितने भी टीचर तुम्हारे पढ़ा रहे होंगे, उनका एक एक सेपरेट नोटबुक बनाना है। सारी चीजें एक नोटबुक में नहीं लिखनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। केमिस्ट्री का एक अलग नोटबुक होना चाहिए, फिजिक्स का अलग, बायो का अलग, इवन केमिस्ट्री में 2 टीचर होंगे, उन दोनों टीचर का अलग अलग नोटबुक होना चाहिए, और प्रॉपर वे में लिखना है, जैसा हम लेक्चर नोट्स क्लास में लिखते हैं। जब भी टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी, तुम्हें
4 से 5 के ग्रुप में कॉल किया जाएगा सेंटर पर और तुम्हारे लेक्चर नोट्स होमवर्क नोटबुक चेक किए जाएंगे। तो 4 टीचर तुम्हें स्टार्टिंग में पढ़ाने वाले हैं, क्लियर। चारों टीचर के लेक्चर नोट्स और 4 होमवर्क नोटबुक सेपरेट, इतना होना चाहिए तुम्हारे पास। या होमवर्क भी जो दिया जाएगा बुकलेट से। हाँ, यदि मैं कोई क्वेश्चन क्लास में एग्जांपल में करा रहा हूँ, ये थ्योरी पढ़ाई कुछ एग्जांपल कराए, तुम्हें इस कंटिन्यूएशन में लिखना है। बट इफ आई एम गिविंग एनी असाइनमेंट फ्रॉम द बुकलेट, तो तुम्हें एक सेपरेट नोटबुक में बनाना है। तो प्रॉपर रखना है एंड ट्राई टू यूज 2 कलर पेन। हेडिंग लिखा कुछ रेड या ब्लैक कलर से लिखो। और जब हम लेक्चर नोट बना रहे हैं तो ब्लू पेन से, मतलब 2 कलर जस्ट यूज कर लो, मिनिमम 2 कलर यूज कर लो। इवन मैं भी करता हूँ, बट होता यह है बोर्ड पे स्पेशली स्क्रीन पर ब्लू ब्लैक दोनों सेम ही दिखते हैं, ब्लू कलर है बट वो ब्लैक जैसा ही दिखता है, इसलिए लेक्चर होता है तब मैं भी जनरली 2 कलर यूज करता हूँ। और ये ऐसा नहीं कि हमें कुछ अच्छा दिखाना है, शो करना है, ये सिर्फ इसलिए ये लेक्चर नोट्स हमारे वी हैव टू यूज फॉर नेक्स्ट 2 ईयर टिल योर नीट 2023। तो यदि अच्छा लिखा होगा, तुम्हें बार बार रिवाइज करना होगा, तो एकदम से माइंड में सेट होगा, क्लिक होगा, अच्छा यहाँ पे ये लिखा है, इसका ये मतलब। और सब खिचड़ी बना दोगे, सब कुछ मैसअप कर दोगे, तो वो चीजें फिर जब रिवाइज करोगे समझ में ही नहीं आएंगी। फिर तुम्हें ऐसा लगेगा लेक्चर नोट तो कुछ काम के नहीं, किसी बुक से पढ़ते। तो हमने जो 2 साल मेहनत की वो सब कुछ पानी में चले जाए। बुक से ही पढ़ना होता तो डे 1 पे पढ़ लेते हैं। हम हमेशा हैंड रिटन लेक्चर नोट्स इसलिए रिफर करते हैं, हमने समझा है, समझ के लिखा है, मतलब उसमें जितना लिखा है हमने एक बार का समझा हुआ है। कोई भी बुक उठाओगे उसमें फिर से तुम्हें नए, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश, और इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं होगा कभी। या तो बेटर है समझो, लेक्चर नोट्स बनाओ, ताकि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, दिमाग में रहे। ठीक है प्रसन्ना, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, कॉपी एवरीथिंग, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ईशान, तन्वेश, शुभम, क्लियर है इतना? दिख रहा है जो भी दिखा है बोर्ड पे? Yes, sir.
श्रुति या निशिता, जब भी तुम्हारा कॉपी हो जाए पूरा मुझे कंफर्म करना। ओके सर। Done, sir. Done, sir. एटम some postulate, some important postulate of Dalton's atomic theory, मैंने वो भी लिखा है। फिर थर्ड उसके नीचे ब्रैकेट में नोट लिखकर लिखा है दे आर करेक्ट और नॉट करेक्ट। इफ दे आर नॉट ट्रू, दे आर नॉट वैलिड, सो व्हाई दे आर नॉट वैलिड ये एक्सप्लेनेशन दिया है। एटम is the smallest part of a matter which can exist in nature. No, this is not correct. एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसॉन, मीजॉन एंड न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो एक्सेट्रा। या तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो एटम से छोटे होते हैं, एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये हमें तब नहीं पता था, उसके 40-50 इयर्स तक इसको एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद फिर हमें पता चला कि एटम से भी छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं। एटम इज स्फेरिकल एंड स्मॉलेस्ट वन। एटम को आज भी मैक्सिमम केसेस में स्फेरिकल एज्यूम किया जाता है। Actually it is not spherical, but for the mathematical calculation it is considered to be spherical. हम भी 2 साल spherical लेके ही कैलकुलेशन करेंगे। And the smallest one which can participate in a chemical reaction. यहाँ पे लिखा था smallest, यहाँ पे लिखा है smallest which can participate in a chemical reaction. So this is correct. Here this is true. ये सबसे छोटा पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, बट केमिकल रिएक्शन मेंशन किया है तो डेफिनेटली वो हम सबसे छोटा पार्ट यही होता है जो पार्टिसिपेट करता है। एटम्स फ्रॉम यस Sir, actually in chemical reactions like in ionization reaction, we see that the atoms will donate electrons and receive electrons. So electron is smaller than the atom. so see which one is taking participate in the reaction? I am the atom, I am giving electron, I am taking electron. So at the end of the change, I am the one who is participating in the reaction. क्या इलेक्ट्रॉन मुझसे निकल के इलेक्ट्रॉन खुद पार्टिसिपेट करने गया और मैं बाहर आ गया हूं सिस्टम से, ऐसा कुछ हुआ है क्या? समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? Means electron is used as a medium of passing charge only. Yes, basically electron is passed from one substance, one species to another one, but at the end who is participating, who is exchanging electron? Atom, right? Yes, sir. Thank you, sir. Atoms from same elements are identical with respect to their charge, size and mass. अब एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर चार्ज, साइज एंड मास, वो हमें काफी ऑब्वियस भी लगता है एंड इट इज वैलिड अप टू 99%, बट देयर इज एक्सेप्शन 1%, आइसोटोप्स। हाइड्रोजन का एक एटम है जिसका मास 1, another atom mass 2, another atom mass 3, so all belongs to hydrogen atom. Still they can have different mass, so when atomic number is same, mass number is different, we call them isotopes. Clear? Elements from the same atoms from the same elements have same charge but different mass. एक और सेट ऑफ एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसका। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। क्लोरीन, 2 क्लोरीन एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, एक का मास 35, दूसरे का 37। क्लियर है? और भी बहुत सारे सेट ऑफ एग्जांपल हैं। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes.
अगेन तुम में से काफी बच्चे मे भी पॉसिबल अभी थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे होंगे कि हमारे पास काफी टाइम है, बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं है। क्लियर? तो जो बच्चे ऐसा फील कर रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसा फील होना चाहिए। कम वर्कलोड है तो हमें ये भी फील होना चाहिए काफी कम है, हमें और पढ़ना है। ये स्टार्टिंग के 1-2 वीक 3 वीक रहेगा, उसके बाद फिर तुम्हारे पास इतना वर्कलोड रहेगा कि तुम्हें ये चीजें मतलब ये चीजें कभी सामने नहीं आएगी। तो मीनवाइल तुम ये कर सकते हो, हम इतना मतलब इस 1-2 वीक में भी तुम कुछ अच्छी बुक्स मतलब पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं बुक्स मतलब किसी और चीज से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, जैसे बायो में एनसीईआरटी शायद तुम्हें रेफर करने को बोला गया होगा, तो एनसीईआरटी का कोई दूसरा चैप्टर एक बार पढ़ लिया हमने, या नेक्स्ट चैप्टर एक बार थोड़ा सा उसको पढ़ लिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा बैठ के उसके नोट्स वगैरह बना लिए, थोड़ा सा रफ उसको पढ़ लिया। क्लियर? फिजिक्स से, फिजिक्स में तुम्हें एचसी वर्मा सजेस्ट किया गया है क्या? नो सर। No, sir, not नहीं। yet. तो जो ऐसा फील कर रहे हैं, केमिस्ट्री में तुम्हें बता देता हूँ, यदि तुम्हारे पास एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एनसीईआरटी इज अवेलेबल ऑनलाइन, उसके चैप्टर वाइज ऑनलाइन एनसीईआरटी खुद सीबीएसई की साइट्स पे अवेलेबल है, ncrt.nic.in ऐसा कुछ है, तुम सबको पता भी होगा। वहां से तुम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का चैप्टर डाउनलोड कर लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल, और पढ़ लो। मतलब यदि हम फ्री टाइम है, क्लास में तो कवर होगा ही, बट तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा फिर तक। तो थियोरेटिकल चैप्टर है, तुम खुद भी पढ़ोगे तब भी सीरियस समझ में जाएगी। सो यू इफ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम तुम ये कर सकते हो, टाइम खराब नहीं करना है। हार्ड कॉपी है सर हमारे। हार्ड कॉपी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी से यूज कर सकते हो ना। सर ऐसा कोई चांसेस है क्या कि फर्स्ट वीक ऑफ मई तक हमें मिल जाएंगे बुकलेट्स? देखो बुकलेट्स है ना तुम्हारे सारे अवेलेबल है सेंटर पर, बट अगेन सब कुछ कोविड सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यदि परमिशन मिली ओपन करने की तो हम डेफिनेटली दे देंगे, मतलब परमिशन नहीं मिली तो प्रॉब्लम होगा, तुम यदि लेने भी आ जाओगे वहां पर और यदि पुलिस आ गई या कुछ ज्यादा भीड़ हो गई और वो कंप्लेन हो गया तो डंडे भी पड़ेंगे साथ में, और सेंटर पे लॉक अलग लग जाएगा कुछ 2-3 वीक के लिए, वो पूरा परमानेंट लॉक कर देंगे। तो अभी परमिशन नहीं है, अदरवाइज एवरीथिंग इज अवेलेबल एट कुलकर्णी गार्डन सेंटर। और इवन हम ये भी ट्राई करेंगे, यदि कुछ बच्चे नासिक रोड तरफ रहते हैं तो कुछ सेट नासिक रोड पे भी पहुंचा दें, नासिक रोड सेंटर पर, ताकि बच्चे वहां से भी कलेक्ट कर ले, उन्हें इतना लंबा ना होना पड़े। और जो बच्चे नासिक से बाहर हैं वो जब भी नासिक आएंगे या उनके कोई फ्रेंड्स, उनके कोई रिलेटिव से वो कलेक्ट कर सकते हैं हार्ड कॉपी। क्लियर? वो तुम्हें भेज सकते हैं तुम जहां भी हो। तो वो जैसे अब सब कुछ लॉकडाउन के ऊपर है, मतलब अब वो मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं और मैं कुछ कमिट कर भी नहीं सकता हूँ। लास्ट ईयर का सीन देखकर हमें पता है, हमें लगा 21 डेज का लॉकडाउन हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, फिर 15 डेज, फिर 20 डेज, और वो चलते चलते कहाँ तक गया। सो अच्छा, जितना भी स्टडी मटेरियल है हार्ड कॉपी में तो होगा ही, एट द सेम टाइम एवरीथिंग इज अवेलेबल इन सॉफ्ट कॉपी आल्सो। वो तुम्हें रेजो सर के बारे में बताया गया है, नहीं बताया गया है? Excuse me, sir. हाँ गायत्री। सर एक्चुअली वो रेजोसर का लॉगिन वगैरह हो जाता है रोल नंबर और पासवर्ड से, पर वहां पे जाएंगे ना तो पूरा 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस मिलता है। अच्छा, तो पूरा 10th स्टैंडर्ड का है सिलेबस, ऐसा बोल रहे तुम, राइट? यस सर, कंप्लीट 10th स्टैंडर्ड का मिलता है, सारा ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह वो भी Yes, होता sir. है। तो गायत्री तुमने 10th में रेजोनेंस में थे या नहीं थे तुम? नो सर। सर अच्छा सर जो चलो 10th में मैं उस पे 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, वो शायद अंडरस्कोर 21 लगाना होता है, मैं 2 मिनट में चेक करके बता देता हूँ, अभी सभी को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। हाँ ओमकार कुछ बोल रहे थे, बोलो।